जय हिंद साथियों। देखिए, आज से करीब 25-26 दिन के बाद एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम शुरू होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज के क्लास में हम सेट नंबर 16 के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें से टोटल 1 से लेकर 12 या 13 क्वेश्चन तक रहेगा। उसके बाद बाकी क्वेश्चन 12-13 क्वेश्चन बचेगा, वो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और जितना भी क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आएगा मेरे भाई, सभी का शॉर्टकट फॉर्म में बताने वाला हूँ, ठीक है। एकदम सीधे पेन भी यूज नहीं करना मेरे भाई, आंसर दे देना, ठीक है ना। तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। देखिए, एक एक क्वेश्चन को हम कितना आसानी तरीके से आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। और पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन त्रिगोनोमेट्री का है। बोल रहा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो इस बार आपसे के सामने अधिकतम मान पूछ दिया और एक इक्वेशन दे दिया है, लीनियर इक्वेशन इसको हम बोल सकते हैं। तो इस ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का जो है मैक्सिमम मान निकालना है मेरे भाई। तो आपके सामने जब भी आए मेरे भाई ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ठीक है ना, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, आप और आपसे पूछे मैक्सिमम मेरे भाई या मिनिमम मान पूछे, ठीक है ना। तो क्या करना है, इसको कर देना प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम के लिए प्लस प्लस साइन हो जाएगा और मिनिमम के लिए जो है माइनस प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा अधिकतम मान मतलब मैक्सिमम मान पूछ रहा, तो प्लस वाला होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है, साइन थीटा का कोफिशिएंट है मेरे भाई और बी कोस थीटा का है ना। तो कर देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मेरे भाई आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यदि आपसे मिनिमम मान पूछता तो सिर्फ -5 हो जाता, ठीक है ना, माइनस वाला हो जाता, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट है कि जब ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का आपसे मैक्सिमम या मिनिमम मान पूछे तो आपको ये फार्मूला लगाना। मैक्सिमम के लिए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम के लिए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना मेरे भाई। पसंद आया ठीक तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथियों देखिए, एक और सवाल है। बोल रहा है कि एक चतुर्भुज आकार के मैदान का विकर्ण जो है 20 मीटर है और शेष विपरीत शीर्षों से उस पर डाले गए लंब जो है वो 10 मीटर और 15 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है मेरे भाई, और जो स्टूडेंट्स इसका प्रैक्टिस कर चुके हैं ना वो आसानी से कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जब आपको प्रैक्टिस आप खूब कीजिएगा तो ये सब चीजें अपने आप नॉर्मल होती चली जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है ना, सबसे पहले ये बता देते हैं बेसिक, एक चतुर्भुज बना लीजिए, ठीक है ना, कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए, ठीक है ना। ये चतुर्भुज बना लिए मेरे भाई। अब बोल रहा है इसके मैदान का विकर्ण जो है 20 मीटर है। ये विकर्ण मान लेते हैं ये 20 मीटर है, ठीक है ना, ये 20 मीटर का है। और उसके बाद बोल रहा है कि शेष विपरीत शीर्षों से, यानी शेष जो विपरीत शीर्ष कौन बचा, और एक शीर्ष ये बचा, एक शीर्ष ये बचा, ठीक है ना। ये दोनों विपरीत शीर्ष से जो है ना इस विकर्ण पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, लंब डाला जाता है, और दोनों लंब की लंबाई दिया हुआ, एक का जो है मेरे भाई वो 10 है, दूसरे का जो है ना वो है आपका 15 है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है इस आयताकार जो है ना ये चतुर्भुज आकार के मैदान है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज बन गया। ये एक त्रिभुज मेरे भाई विकर्ण से फिर ये 2 त्रिभुज बना है ना, तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल के हम जोड़ देंगे तो टोटल ये मैदान के ये आयताकार मैदान के क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आधार गुने ऊंचाई करेंगे, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार दोनों में कॉमन हो जाएगा 20 मेरे भाई, तो 20 रहने देंगे, कॉमन निकाल लेंगे 1/2 सब में। तो ऊंचाई हो जाएगा 10 प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 10 बार में कटेगा तो 10 इंटू 25 हो जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा, तो 250 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया, ठीक है ना, इस चतुर्भुज आकार के मैदान का, ठीक है ना। और यही पूछ रहा आपसे। तो देखिए कुछ नहीं था, बस विकर्ण था, उसकी लंबाई दे दी गई थी, उसके बाद उस विकर्ण पर जो है सामने वाली विपरीत शीर्ष से परपेंडिकुलर डाला जाता है। उसके बाद इसका एरिया पूछ रहा, तो कुछ नहीं करना, 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 त्रिभुज बन रहा है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो ये चतुर्भुज आकार के मैदान का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है ना। साथियों देखिए, एक और सवाल है
और ये देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए बोल रहा है यदि x इंटू ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू वाई इंटू ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी और x प्लस वाई बराबर 2aq है, तो आपसे पूछ रहा है x माइनस वाई किसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम इस क्वेश्चन को अपना जो बेसिक मेथड या फार्मूला के माध्यम से बनाने चले तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, बनेगा ऐसा नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं सबसे अच्छा वैल्यू पुट कर देखते हैं, ठीक है ना। एक तरीका बहुत ही अच्छा होता है वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है ना। तो हम देखिए ए और बी का मान क्या ऐसा रखें मेरे भाई कि हमारा जो वैल्यू भी सही रहे और काम भी बन जाए, ठीक है ना। तो देखिए ए का मान यदि हम 1 रखते हैं मेरे भाई और बी का मान 1 रखते हैं तो 1 1 0 नीचे नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ए का मान यदि हम 2 रख देते हैं और बी का मान 1 रखते हैं तो 2 माइनस 1 मतलब पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, 0 नहीं करना, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा x इंटू ये 2 माइनस 1 कितना होगा 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1 बराबर y इंटू 2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा x इंटू ये 1 प्लस 2 बाई 1 ये 3 हो जाएगा मेरे भाई, ये 3 हो जाएगा इक्वल टू y इंटू ये क्या होगा 3 माइनस 2/3, 3 माइनस 2/3 होगा, 3 3 9 7/3 आ जाएगा मेरे भाई, 7/3। अब x बटे वाई बराबर करते हैं तो 7/9 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ना बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे ना, क्वेश्चन ठीक है सॉल्व तो करेंगे, यहाँ पर पूछा क्या x माइनस वाई मतलब 7 माइनस 9 का ही कोई मतलब मल्टीपल होगा मेरे भाई, मतलब कि माइनस में आंसर आएगा। 7 x माइनस वाई पूछा है, 7 माइनस 9 घटेगा तो माइनस में ही आंसर आएगा। माइनस में क्या आएगा ये नहीं पता, 2 आएगा 4 आएगा मल्टीपल अभी नहीं पता, ठीक है ना, अभी नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस वाला आंसर होगा पहले नंबर ए या बी होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ आपके सामने x प्लस वाई बराबर 2aq दिया हुआ, तो x प्लस वाई ये क्या है रेशियो में है मेरे भाई, तो इसके साथ एक हमेशा वेरिएबल लगा हुआ रहता है बोले ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है ना कि x प्लस वाई यानी 7k लगा हुआ प्लस 9k मेरे भाई बराबर 2aq। a के जगह क्या रखे थे आप, a के जगह 2 रखे थे मान, तो 2 8 दूना 16 हो जाएगा, तो k बराबर क्या होगा मेरे भाई 1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 16 के बराबर 16 k बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना k बराबर 1 है, मतलब यहाँ पर k लगा हुआ है मेरे दोस्त, तो यानी क्या पूछा x माइनस वाई, तो 7k माइनस 9k मतलब 2 माइनस 2k मेरे भाई माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2k। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना माइनस 2k, हाँ, और 1 देखिए यहाँ पर क्या है b का मान कितना रखे मेरे भाई, अब माइनस 2 है ना, कितना आया -2 फाइनली इतना आ रहा है ना, तो -2 देखिए कोई ऑप्शन में मिल रहा, -2 इंटू बी का मान कितना रखें 1 रखें, 1 के स्क्वायर क्यू 1 इंटू -2 आ रहा है मेरे भाई, ये सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन बी रखते हैं तो -2 ठीक है, -2 है, ए का मान 2 रख रहे हैं तो ऐसे ही -4 आ रहा है, ए का मान बी का मान फिर 1 रखेंगे तो -4 आ, तो -4 आंसर आ रहा नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म। बाकी ये तो दोनों ऑप्शन खत्म कर दिए साइन के हिसाब से, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। जब आपको लगे कि नहीं संभव है तो आप वैल्यू पुट करके देखिए। अब देखिए कुछ लोगों के सवाल होगा कि यदि वैल्यू पुट करना नहीं आता है तो फिर इसको हम कैसे बनाएंगे, बता देते हैं मेरे भाई, हिंट दे देते हैं। देखिए इसको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab फिर प्लस ab, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab एक फार्मूला पे होता है मेरे भाई, आप ए क्यू प्लस बी क्यू एक में लगाइएगा और एक ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगाइएगा, तो होता क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab इसमें लग जाएगा, फिर a माइनस बी इसमें लगाइएगा ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, उसके बाद देखिए कर लीजिए कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। और वहां पर आएगा -2 बी क्यू के फॉर्म में ही डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इसको बहुत ही आसान तरीके से बताएं, ठीक है ना।
साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा यदि कोई संख्या जो है वो 8 पे पावर 10 इंटू 9 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 8 है, तो दी गई संख्या के जो है अभाज्य गुणकों की संख्या क्या है, ये आपसे पूछ रहा। मतलब प्राइम फैक्टर कितना होगा ये आपको बताना है कि टोटल इसमें प्राइम फैक्टर कितना होगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणक पूछे या अभाज्य गुणनखंड पूछे, सेम बात है, ठीक है ना। तो क्या करना है, जब भी अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे मेरे भाई, जो भी नंबर बेस में दिया हुआ है ना, उस नंबर को सबसे पहले क्या करना है, जिसे बेस में 8 है, 9 है, 7 है, उन सभी नंबर को प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना। तो 8 को हम प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 2 पे पावर 3 करेंगे ना, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, क्या 8 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो इसको हम हटाएंगे तो 2 पे पावर 3 करेंगे मेरे भाई, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 2 प्राइम नंबर में आ गया। अब देखिए क्या 9 प्राइम नंबर में है, तो बोलिएगा नहीं है, तो 9 प्राइम नंबर क्या करेंगे, 3 के स्क्वायर करेंगे, 3 प्राइम नंबर है तो 3 के स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, 3 पे पावर मेरे भाई 14 इंटू क्या 7 प्राइम नंबर है, तो बोलिएगा हाँ 7 है, तो कोई जरूरत ही नहीं, तो 7 पे पावर 8। अब देखिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछेगा ना, तो सबसे पहले प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दिए बेस नंबर को। अब क्या करेंगे, जितना पावर है ना मेरे दोस्त, उन सभी पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐड करने के बाद मेरे भाई वो आएगा 52 आएगा, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। यही आपका कहलाएगा अभाज्य गुणकों की संख्या या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या या नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये आप नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट्स है, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। लेकिन आपसे यदि पूछता गुणनखंडों की संख्या कितना होता, इसमें ये नंबर दे देता, अभाज्य छोड़ देता, सिर्फ बोलता गुणकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या या फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, तो मेरे भाई क्या करते ना, बहुत ज्यादा फैक्टर हो जाता है इसमें। देखिए क्या करते, जितना भी पावर है ना उन सभी पावर में एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना, एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते, और उन सभी नंबर को भी ध्यान रखिएगा कि प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर में कन्वर्ट करने के बाद जितना पावर है उन सभी पावर को में एक एक ऐड करके मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना, वही फैक्टर की संख्या होगी। देखिए कितना फैक्टर होगा इसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना था, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए हो सकता है कुछ लोगों को ये समझना, इतना नंबर दिया गया, तो मैं एक बेसिक एग्जांपल और लेकर समझा रहा हूँ। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं मेरे भाई ये मिटा देते हैं, ठीक है, कोई 10 नंबर है, ठीक है ना, 10 है, एक नंबर है, और इसमें आपसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी प्राइम फैक्टर्स की संख्या। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं निकाल के। ये 1 से कटेगा मेरे भाई, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। तो इसमें देखिए प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, बोलिएगा 2 है और 5 है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा टोटल मेरे भाई, 2 हो जाएगा ना, एक 2 है दूसरा 5 है, तो टोटल 2। लेकिन आपसे पूछेगा गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो गुणनखंडों की संख्या देखिए इसमें कितना होगा, इसमें मेरे भाई 4 गो होगा गुणनखंड। कैसे 4 गो होगा, अभी हम क्या बताएं कि जितना भी नंबर होता है गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो उसको सबसे पहले प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर देना। तो प्राइम नंबर में 2 इंटू 5 हो जाएगा मेरे भाई, 10 को कन्वर्ट करेंगे तो, और जितना पावर है मेरे भाई इन सभी पावर में एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर देना। तो एक पावर है, एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें पावर 1 है, फिर एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 मेरे भाई। तो 4 इसका गुणनखंडों की संख्या होगी। तो देखिए 4 गुणनखंड की संख्या है, 1 भी इसका गुणनखंड है ना फैक्टर, 2 भी है, 5 भी, 1 और 10 तो है, 4 गो गुणनखंड है ना इसका। इसके अलावा कोई है बताइए, है तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल लेकर भी श्योर कर सकते हैं कि कैसे, उस वक्त हो सकता है कंफ्यूज करें, तो आप एग्जाम्पल लेकर भी आप वहां पर अपना जो है ना ये कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। साथियों देखिए एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 7, 15 और 14 का जो है चौथा समानुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी चतुर्थानुपाती आपसे पूछ रहा। तो मैं आपको इस तरीके का बहुत सवाल बता चुका हूँ, फिर आया फिर बताएंगे, और तब तक बताते रहेंगे मेरे भाई जब तक कि आपको पूरी तरीके से कंठस्थ ना हो जाए, ठीक है, जब तक कि आप एग्जाम हॉल में बनाकर चले ना आए। तो देखिए 7, 15 और 14 का चतुर्थानुपात क्या है ना, कुछ नहीं करना, आराम से 7 लिख देना है, फिर जो संख्या उसको नीचे लिख देना 15 बराबर, फिर कर देना है 14 जो संख्या है, और चौथा नहीं पता है तो हम के मान लेंगे, यही चतुर्थानुपात होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर के बराबर क्या होगा मेरे दोस्त, ये 2 बार में कट जाएगा, तो 15 इंटू 2 कितना होगा मेरे भाई,
30 होगा, यही चतुर्थानुपात है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी आंसर, ठीक है ना। अब देखिए ये माध्य अनुपात आपसे पूछेगा, दो संख्याएं दे देगा मेरे भाई, आपसे माध्य अनुपात पूछेगा तो आप लिख लीजिएगा माध्य अनुपात मेरे भाई वो होता है √x/y होता है, ठीक है ना, √x/y होता है। आप देखिए तृतीय अनुपात पूछेगा मेरे भाई, तृतीय अनुपात थर्ड अनुपात लिख देते हैं, ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा जो बोल रहे हैं तृतीय अनुपात। तो यहाँ पर जैसे 3 संख्याएं दे देगी, ठीक है ना, x/y/z मैं लिख देता हूँ x/y, या 2 ही नंबर रहने दीजिए, 2 ही नंबर रहने दीजिए। तृतीय अनुपात पूछेगा तो आप क्या कीजिए मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका y²/x हो जाएगा, ठीक है ना। तृतीय अनुपात पूछेगा तो y²/x हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए आप चतुर्थानुपात तो आपको बता ही दिए, जैसे चतुर्थानुपात क्या है, ABC है ना, तो ABC इसका भी लिख देते हैं, ABC है या x/y/z लिख देते हैं, ठीक है ना। इसका 4th रेशियो आपसे पूछेगा, 4th रेशियो मेरे भाई अनुपात, तो क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, क्या देखिए क्या किए, x/y/z के है ना, y/z, तो y × z/x कर देना है, ठीक है ना। बस फॉर्मूला खुद से बना लिया, आप भी बना सकते हैं। देखिए x/y/z मान लिया ना, तो x/y है मेरे भाई, और उसके बाद z/k मान लिए, यही तो क्या होगा y/z/x, यही तो लिखे है ना y/z/x, ठीक है ना। तो देखिए 2 संख्याएं जब दिया रहेगा तब आपसे माध्य अनुपात पूछेगा, और ऐसा नहीं 4 संख्या दे देगा तब आपसे माध्य अनुपात, ऐसा नहीं पूछेगा, 2 ही संख्या देगा और मीन प्रोपोर्शन पूछेगा। फिर 2 संख्या का तीसरा अनुपात पूछ सकता है, फिर 3 संख्या देगा चौथा अनुपात पूछ लेगा, ठीक है ना। तो आप फॉर्मूला भी लिख दिए, ठीक है ना, तो आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं। साथियों देखिए एक और सवाल है, और जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए ना, तो कभी भी इस फ्रैक्शन को तोड़कर पहले लिखना नहीं है, ठीक है ना, कैलकुलेशन नहीं करना। क्या करना है मेरे भाई, देखो एक बात समझा देते हैं। जैसे 7 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 + 1/3 लिख सकते हैं ना, यही तो लिखा हुआ है ना। उसी तरीके से 4 सही 1/3 को 4 + 1/3 लिख सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए। अब क्या है ना, 7 यहाँ प्लस होगा, फिर यहाँ प्लस से 4 है, ये भी 2 है प्लस, ये भी 5 है, और ये उधर -4 है, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि x का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है ना। पहले लिख देंगे 7 + 4 + 2 + 5 प्लस ये भी आ जाएगा उधर 4, ठीक है ना। अब प्लस लिख देते हैं, प्लस के माइनस होगा वो तो आगे डिपेंड करेगा, घट रहा है हालांकि जुट ही रहा, ठीक है ना। तो प्लस ही लिखिए, प्लस लिखने में कोई हानि नहीं होता, ठीक है ना। अब देखिए बचता क्या है इसमें, 1/3, तो 1/3 लिखने। अगला में क्या बचता है मेरे भाई, 1/3, फिर आगे क्या बचता है 1/2, फिर 1/2 बचता है, फिर 1/3 बचता है, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, ये जोड़ देंगे, 7 × 4 11, 2 × 3 = 5, 18 × 4 = 22 आएगा प्लस 1/3, 1/3, 1/3 आ रहा है ना, 1/3, 1/3, तो एक आएगा ये तीनों मिलके, एक ई आएगा 1/2, 1/2 ई मिलके, एक ही भी आएगा, एक एक कितना आएगा मेरे भाई 2, तो 22 + 2 कितना आ जाएगा 24, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है मेरे भाई, शेयर कर देना ये वीडियो जरूर, ठीक है ना, ताकि सभी हमारे भाई जो इस बार सीजीएल में बैठ रहे हैं वो इसका कुछ भी बेनिफिट उठा सके, ठीक है ना, मेरे क्लास का। साथियों देखिए एक और क्वेश्चन है, बोल रहा कि यात्रियों के एक समूह में 40 जो है कॉफी पीते हैं, 30 जो है चाय पीते हैं, 20 जो है कॉफी और चाय दोनों पीते हैं। तो पूछ रहा समूह में यात्रियों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, कोई भी व्यक्ति का समूह है, 2 या 2 से अधिक चीज पसंद करता है, या कितना भी चीज करे, सबसे पहले जितना चीज रहे उतना गोला बना लीजिए, ठीक है ना। जैसे कॉफी और चाय है, 2 चीज है ना मेरे भाई, 2 गोला हम बना लेंगे, और 2 गोला बना लेंगे, बोल रहा है कि दोनों पीता है, ठीक है ना। कुछ व्यक्ति यानी दोनों पीता है, 20 व्यक्ति चाय और कॉफी, तो दोनों पीता है मतलब दोनों में रखेंगे दोनों गोला, ठीक है ना, कॉमन कुछ। तो ये लिख देंगे मेरे भाई, कॉफी लिख देंगे और ये जो है चाय लिख देंगे, ठीक है ना। कोई एक दो अलग अलग मतलब लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो दोनों पीता है हम उसको सबसे पहले लिख दीजिए। तो दोनों क्या पीता है, 20 कॉफी और चाय दोनों पीता है, तो 20 लिख देंगे यहाँ पर, यानी बीच में है, दोनों में है ना चाय और कॉफी। अब बोल रहा है 40 कॉफी पीते हैं मेरे भाई, 30 चाय पीते हैं। 40 कॉफी टोटल पीता है मेरे भाई, टोटल कॉफी 40 पीता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये नहीं बोल रहा, केवल लगाएगा तब कुछ करना, केवल नहीं लगाएगा तो सीधे बोल रहा है कि 40 व्यक्ति टोटल कॉफी पीते हैं, ठीक है ना।
टोटल 40 व्यक्ति कॉफी पीते हैं, तो 20 व्यक्ति दोनों में है मेरे भाई, तो बाकी इसमें कितना बचेगा, तो बोलिएगा 20 व्यक्ति बचेगा। तो देखिए 40 व्यक्ति हो गए, 40 व्यक्ति कॉफी पीते हैं। अब 30 व्यक्ति जो चाय पीते हैं टोटल, तो 30 व्यक्ति चाय पीते हैं, तो 20 व्यक्ति इसमें चाय पी रहे हैं, तो 10 व्यक्ति यहाँ पर इसमें होगा जो कि केवल चाय पीता होगा, और इसमें भी 20 व्यक्ति ऐसा होगा जो केवल कॉफी पीता होगा, ठीक है ना। और उसके बाद पूछ रहा या समूह में यात्रियों की कुल संख्या कितनी है, तो समूह में टोटल कितना यात्री है, दिख नहीं रहा, 20 है, 20 है, 10 है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 + 10 बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे सबसे पहले गोला बनाइएगा, जितना वस्तु रहा, अब चाय कॉफी और एक और रहता कोल्ड ड्रिंक रहता, तो फिर 3 को हम बनाते घेरा, ठीक है ना। उसके बाद तीनों में जो कॉमन रहता सबसे कि तीनों पीता है इतना व्यक्ति, तो सबसे पहले तीनों वाला हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना आराम से हो जाएगा। और केवल रहेगा तो ध्यान रखिएगा ये केवल में ही होगा, ठीक है ना, ये केवल वाला पार्ट में, ठीक है ना, ये करना है, ठीक है ना। आएगा क्वेश्चन, सब आएगा, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोट एंड स्ट्रीम का है। बोल रहा है कि एक नाव द्वारा जो है धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय जो है धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर जाने में नाव द्वारा लिए गए समय का जो है 40% है। स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए एक नाव है, ये धारा के अनुकूल, जब मेरे भाई धारा के अनुकूल मतलब x + y किलोमीटर, ये धारा के अनुकूल नाव की चाल जो है ये इतना हो जाएगा, x + y होता है ना, ये जो है मेरे भाई 48 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 48 किलोमीटर जाता है। और टाइम जो है ना, बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर जाने में लिए गए समय का 40% है। 40% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, मैं लिख देता हूँ, 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5, यानी जब धारा के प्रतिकूल 5 मिनट 5 टाइम लिया जाता है, तो ये कितना लेता है, 2 लेता है। नहीं तो आप 40% है ना, तो 40 ही रख लीजिए, ठीक है ना। टाइम जो लेता है मेरे भाई वो 40 लेता है, ठीक है ना। जो मान लीजिए घंटा मान लीजिए, 40 घंटा मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए धारा के अनुकूल जो जाता है वही जो है कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर, तो टाइम कितना लेता है, 100 लेता है, ठीक है ना। तो 100 मान लेंगे, धारा के प्रतिकूल 100, तो धारा के अनुकूल क्या हो, इसका बोल रहा है 40%, तो 40 लिख दिए, ठीक है ना। वही 2/5 करते, फाइनली देखिए कट के आ रहा है, 2/5 आ रहा है ना रेशियो। अब बोल रहा है शांत जल में जो है नाव की और धारा की गति का अनुपात, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर देखिए क्या है ना, समय बराबर दूरी बटे 40 का निकालेंगे, तो समय बराबर क्या होगा, 40 बराबर मेरे भाई दूरी बटे 48 बटे कितना होगा, x + y। अब इधर क्या होगा, 100 बराबर जो होगा 60 बटे x - y, ठीक है ना, यानी x और y का रेशियो निकालना। तो क्या करेंगे, एक ये मिल गया, एक ये मिलेगा, दोनों को अब क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। दोनों को हम डिवाइड कर देंगे मेरे भाई, तो ये 2/5 आ जाएगा, ठीक है ना, 2/5 आ जाएगा। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2/5 आएगा ना, बराबर हो जाएगा मेरे भाई x - y × 48 बटे x + y × 60 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये भी काट देते हैं मेरे भाई, 4 बार में 5 बार में कटेगा, तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, ये भी, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, x + y आएगा मेरे भाई, x + y आएगा बराबर ये 2x - 2y आएगा ना, 2x - 2y आएगा मेरे भाई। तो x/y हम निकालेंगे दोनों का रेशियो, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये 3:1 आ जाएगा, ठीक है ना, 3:1 आएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ देखिए ना, ये x उधर चला गया, कितना बचेगा, x हो जाएगा, 2x - x, x होगा, x बराबर 3y आ जाएगा ना, तो x/y करेंगे तो 3/1 आएगा ना, तो बस 3:1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आप 100 मान के हम किया, 40% का फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ये 5 करते तो ये 2 होता, बाकी वही फाइनली आ रहा है 2 5, ठीक है ना। तो आपको समझाने के लिए 100 मान लिए, नहीं तो हम यही कर देते डायरेक्ट, ठीक है ना। और ये भी नहीं लिखते, ठीक है ना, तो थोड़ा सा सबको लेकर चलना पड़ता है। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे अपने अपना रफ्तार धरेंगे, ठीक है ना, उसके बाद सब एक बगल से क्वेश्चन निपटा देंगे। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा है यदि sin x - cos x अपॉन sin x + cos x बराबर 2/5 है, तो आपसे पूछ रहा है 1 + cot² x
बटे 1 माइनस कोट स्क्वायर एक्स का मान कितना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बहुत सारा तरीका है करने का, कोई जरूरी नहीं एक मेथड। सबसे आसान तरीका जो है क्या करेंगे कि इसको हम ऊपर नीचे जो है ना कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे, नहीं तो आप साइन थीटा से भी डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट कोट थीटा आएगा, ठीक है ना। थीटा बोल रहे हैं एक्स है हालांकि, तो हम क्या करेंगे हम मेरे भाई यहाँ साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। सो साइन थीटा से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 1 आ जाएगा माइनस ये कोस थीटा बटे साइन एक्स होगा, कोस एक्स बटे साइन एक्स क्या होगा मेरे भाई, तो कोट एक्स आएगा बटे आपका ये हो जाएगा 1 प्लस कोट एक्स वही हो जाएगा, सिर्फ प्लस होगा, बराबर 2/5, ठीक है ना, 2/5 आएगा। अब आपसे यहाँ ये पूछ रहा है, ठीक है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे 5 माइनस 5 कोट एक्स बराबर 2 प्लस 2 कोट एक्स आ जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 7 कोट एक्स बराबर मेरे भाई आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो कोट एक्स बराबर 3/7 आएगा, आएगा ना। तो आपसे पूछ रहा है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस कोट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स 1 प्लस 9/49 आएगा, 9/49 बटे 1 माइनस 9/49। अब देखियो एलसीएम लेंगे 56 हो जाएगा, 49 प्लस 9 सॉरी 58 हो जाएगा, 58/49 में से 9 गया तो 40 आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 29/20, तो 2.9 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 49 कट गया नीचे नीचे, ठीक है ना, बोले नहीं तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि 49 कट गया नीचे नीचे, ठीक है ना, तो बाकी ऊपर ऊपर जो बचा लिख दिए 2.9 आएगा, ठीक है ना, कोई ऑप्शन नहीं 2.9 नहीं आएगा। 20 से कम 20 कितना आएगा 9, तो 20 दिया 60 हो जाएगा मेरे भाई, 20 से कम 20 9, 20 चौका 80 आ जाएगा, 20 बचे 100 आ जाएगा, ठीक है ना, तो 1.45 आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये करना था, बाकी कुछ नहीं। नहीं तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके साइन थीटा और कोस साइन एक्स और कोस एक्स आएगा, तो साइन एक्स और कोस एक्स को जब रेशियो में कीजिएगा, साइन एक्स बटे कोस एक्स या कोस एक्स बटे साइन एक्स कीजिएगा, तो यहाँ 10 या कोट का मान निकल जाएगा। और हम सजेस्ट करेंगे कि आप कोट में लाने का कोशिश कीजिए डायरेक्ट, ठीक है ना। कोट में आ जाएगा तो सीधे इधर उधर कर दीजिएगा, डायरेक्ट यही वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और क्वेश्चन है, बोल रहा कि अनु जो है अपने मासिक वेतन का 68% खर्च करती है, यदि उसका मासिक वेतन जो है 20% बढ़ जाता है और उसकी मासिक बचत जो है 9 सहित 3/8% बढ़ जाती है, तो उसके मासिक व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या है, ये आपसे पूछ रहा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आय इनकम और एक्सपेंडिचर का कि इतना परसेंट उसका खर्च करती है, कोई व्यक्ति करता है और इतना परसेंट इनकम आगे चल के बढ़ जाता है, उसका खपत इतना परसेंट घट जाता है, तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ माइंड में एक बात याद आना चाहिए, वो है रेशियो मेथड, ठीक है ना। रेशियो मेथड क्या करेंगे कि आय बराबर क्या होता है मेरे भाई, आय बराबर बोलिएगा होता है खर्च प्लस बचत, यही तो होता है, खर्च प्लस जो बचत होता है ना यही होता है, यही तो होता है। तो देखिए मान लेते हैं आय जो है मेरे भाई वो 100 रुपया है, या 100% जो भी मानिए, और उसका बोल रहा है अपने मास अनु की आय मान लेते हैं 100% या 100 रुपया जो मानिए, बोल रहा है कि अपने मासिक वेतन का 68% खर्च करती है। तो मेरे भाई आय जो है 100 रुपया है, तो इसका 68% खर्च करती है, मतलब 68 रुपया खर्च करती है अनु, तो बचाएगी कितना मेरे भाई, तो बचाएगी आप बोलिएगा 32 रुपया बचाएगी। अब देखिए ये सभी का जोड़ है ना बराबर, अब हम इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके छोटा कर दे रेशियो में काट के, ठीक है ना। तो 4 से काटेंगे, देखिए क्या आएगा, 25 बार में ये कट जाएगा, 17 बार में प्लस ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे है कि अब दूसरी भाषा में ये इसको बोल सकते हैं कि अनु की आय जो है 25 रुपया था, जिसमें वो 17 रुपया खर्च करती है और 8 रुपया बचाती है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि यदि उसका मासिक वेतन 20% बढ़ जाता है, तो आय कितना था मेरे भाई पहले 25 रुपया, 20% बढ़ गया मतलब प्लस 20%, यहाँ याद रखिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या है ना बराबर है तो बराबर लिख दीजिएगा, फिर उसकी मासिक बचत जो है 9 सहित 3/8 मतलब 75/8% बढ़ जाती है। तो मासिक बचत क्या है, बचत 8 है, तो ये कितना बढ़ जाता है मेरे भाई 75/8%, यही तो बढ़ जाता है ना।
तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमको नहीं पता है व्यय के बारे में, मासिक व्यय ही पूछ रहा, यानी खर्च। तो मान लेते हैं खर्च जो है x% प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, x% प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये नहीं बढ़ जाएगा घट जाएगा, कभी कभी यहाँ बोल दिया प्रतिशत वृद्धि, वहां पर पूछता परिवर्तन क्या आएगा, तो यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन दे देता। जब पूछता परिवर्तन क्या आएगा उसके खर्च में मेरे भाई, तो वहां पर प्लस माइनस दोनों साइन दे देता। तो यहाँ पर ऐसा नहीं प्लस अपने से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना, तो सीधे प्लस यूज कीजिएगा, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता। उसके बाद फिर फाइनली साइन जो क्या आएगा प्लस माइनस में वो बता देगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे सबको जोड़ के मेरे भाई, तो क्या होगा, ये 25 गुने 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, बोलिएगा 500 आ जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 17 गुने x करेंगे तो 17x आ जाएगा मेरे भाई, बराबर प्लस ये है तो प्लस हो जाएगा। अब 8 गुने 75/8 करेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। अब देखिए 17x बराबर मेरे भाई आ जाएगा वो 425 आ जाएगा, यही तो आएगा ना, 425 घटाएंगे। अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा मेरे भाई 17 दूना 34, 17 पचे 85, तो 85% क्या आ रहा, सॉरी 25% क्या आ रहा, साइन किस में आ रहा है मेरे भाई, 25 प्लस में आ रहा है ना, तो प्लस 25% बढ़ेगा मेरे भाई। ऐसे भी पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि, ठीक है ना, तो प्रतिशत वृद्धि पूछेगा तो प्लस में ही आना आंसर था। यदि पूछ लेता चेंज क्या हुआ, तो प्लस 25% बढ़ा है, वहां पर माइनस 25% भी कोई ऑप्शन दे देता तो हमको साइन पर ही डिपेंड रहना पड़ता है इसमें, ठीक है ना। साइन प्लस आ रहा तो बढ़ रहा, साइन माइनस आ रहा तो घट रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जहाँ प्लस बोलेगा बढ़ रहा वहाँ प्लस कर देंगे, जहाँ बोल रहा घट रहा तो वहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। और जो बोल रहा है पूछ रहा है उसके बारे में हमको नहीं पता, उसको हम एक्स ही मानेंगे, प्लस में ही रहने देंगे, प्लस में तो कोई हर्जा है नहीं ना, नहीं है ना। तो ये रखना है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, और इस तरीके का सवाल बहुत ही रिपीट होता है। बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा AB और AC पर जो है दो बिंदु क्रमशः D और E जो है इस प्रकार है कि DE जो है पैरेलल है BC का, ठीक है ना, DE समांतर BC, और AD बटे BD बराबर दिया है 5/6 है। तो आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का समलंब DECB के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC बना लेते हैं मेरे भाई, त्रिभुज ABC, ठीक है ना, A B और C, ठीक। अब बोल रहा है कि भुजा AB और AC पर दो बिंदु है, भुजा AB और AC पर दो बिंदु है, मान लेते हैं D और E है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि ये DE पैरेलल मेरे भाई ये BC का है, ठीक है ना, BC का पैरेलल है, ठीक है ना। और AD बटे BD दिया हुआ 5/6, यानी AD का मान 5 है तो BD का मान जो है मेरे भाई वो 6 है, ठीक है। AD का मान 5 है तो BD का मान 6 है, तो हम AB का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 11 हो जाएगा, AB का मान 11 हो जाएगा। तो आपको क्या बताएं कि जब भी किसी त्रिभुज के दो भुजाओं पर जो दो बिंदु रहता है वो पैरेलल होता है तीसरी भुजा के मेरे भाई, तो इसका एक ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इतना बटे इतना करते हैं, यानी AD बटे BD करते हैं मेरे, AD बटे AB करते हैं मेरे भाई, AD बटे AB, ठीक है ना, इतना बटे इतना करेंगे, ठीक है ना। बराबर जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, AE बटे AC होता है, ठीक है ना, AE बटे AC, ठीक है ना। अब बराबर ये भी कर सकते हैं DE बटे BC, ये तीनों ये होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, याद रख लीजिए। अब देखिए क्या होता है ना, ध्यान रखना किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे भाई क्या होता है, क्षेत्रफल का रेशियो जब सिमिलरिटी होगा ना, तो इस त्रिभुज के दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC दोनों समरूप होगा, तो इन दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो जो होगा मेरे भाई इनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना, ये स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए AD दिया हुआ है मेरे भाई 5 है, तो ये इस त्रिभुज के लिए ADE के लिए तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर, AD दिया है ना 5/6 दिया होने, AB का मान कितना हो जाएगा, AB का मान 11 हो जाएगा ना। देखिए 5 दिया हो तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, बोलिएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए ये त्रिभुज ADE का एरिया हुआ, अब त्रिभुज ABC का एरिया कितना हो जाएगा, तो जो इसका भुजा है मेरे भाई AB उसका स्क्वायर का एरिया हो जाएगा एरिया, तो टोटल का हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है ना,
टोटल का जो है वो 121 हो जाएगा, ठीक है ना, 121 हो जाएगा क्योंकि 11 का स्क्वायर होगा, यहाँ इसके साइड का स्क्वायर एरिया होता है और इसके भी साइड के स्क्वायर एरिया होगा 121 टोटल। तो आपसे पूछ रहा त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात, तो त्रिभुज के एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एबीसी का क्षेत्रफल टोटल कितना आ गया मेरे भाई, तो 121 आ गया। अब अनुपात पूछ रहा किसका मेरे भाई, रेशियो पूछ रहा 121 रेशियो। अब पूछ रहा समलंब डीईसीबी का क्षेत्रफल, तो डीईसीबी का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, टोटल 121 है और ये त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 25 है, तो ये नहीं निकलेगा, बचेगा तो 121 माइनस 25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 96 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समलंब डीईसीबी का क्षेत्रफल जो है 96 आ गया, ठीक है ना। और आपसे यही दोनों का रेशियो पूछ रहा था, ठीक है ना। तो 121 अनुपात जो है 96 इसका राइट आंसर होगा। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है मेरे भाई उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे इस फिगर में त्रिभुज ए डी ई समरूप है मेरे भाई त्रिभुज ए बी सी का, ठीक है ना। तो इन त्रिभुज के जो भुजा का स्क्वायर होगा ना वो इसके क्षेत्रफल के स्क्वायर के मतलब रेशियो के बराबर होगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल के स्क्वायर नहीं, क्षेत्रफल के रेशियो के बराबर होगा। या फिर दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि जो है इसके भुजा का अनुपात जो होगा इन त्रिभुज क्षेत्रफल के अंडर रूट के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। साथियों देखिए एक और क्वेश्चन है, बोल रहा कि रूबी जो है एक फिल्म देखने के लिए 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक मल्टीप्लेक्स में जाती है और 5 मिनट देरी से पहुंचती है। आगे बोला गया है कि यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है तो वह जो है 5 मिनट पहले पहुंचती है। तो पूछ रहा कि उसके प्रारंभिक बिंदु से मल्टीप्लेक्स की दूरी क्या है, ये आपको बताना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देख लीजिए इस फॉर्मेट को, और जब भी मेरे भाई कोई व्यक्ति कहीं जाता है x किलोमीटर प्रति घंटे, जो मैं बता रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख लीजिए, ठीक है ना। कि जब कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कोई जगह पर जाती है तो वह t1 समय देर से पहुंचता है मेरे भाई, और यदि वह y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है तो वह t2 समय पहले पहुंच जाती है। जब भी x किलोमीटर प्रति घंटा चाल और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रहे और t1 समय पहले और t2 समय पहले या बाद जो भी है पहले बाद का रहे ये क्वेश्चन मेरे भाई, तो आपसे पूछेगा डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस सीधे एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं। डिस्टेंस बराबर होता है मेरे भाई एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई इंटू समय का अंतर डेल्टा टी बटे 60 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप याद कर लीजिए, ये डिस्टेंस का फार्मूला है, ठीक है ना मेरे भाई, रट्टा मार लीजिए। अब यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, ये चाल होगा, ठीक है, अलग अलग चाल दोनों है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। और यहाँ ध्यान रहना चाहिए कि x माइनस वाई जो है ना, मैं बड़ा में से छोटा घटाना, ठीक है ना, ऐसा ना माइनस में कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना, जैसे 3 माइनस 4 माइनस 1 नहीं करना, 4 माइनस 3 करना, ठीक। अब यहाँ समय का अंतर करना, समय का अंतर क्या होगा मैं बताऊंगा। ये जो समय का अंतर होगा मेरे भाई वो मिनट में होगा, जनरली मिनट में ही रहेगा, क्योंकि इतना मिनट पहले पहुंचता है, थोड़े बोलेगा इतना घंटा बाद पहुंचता है, वो तो ज्यादा समय हो गया, ठीक है ना। और इतना मिनट पहले बाद पहुंचता है या पहले, तो वो करना है टाइम का डिफरेंस कर देना बटे, वो मिनट में है ना टाइम का डिफरेंस, तो इसको घंटा में करने के लिए 60 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। यदि घंटा रहेगा, घंटा नहीं रहेगा ये आप श्योर रहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, x माइनस वाई, सॉरी x बाई, x कितना है 3 है, y कितना है मेरे भाई 4 है, बटे x माइनस वाई कर देंगे, 4 माइनस 3 कर दीजिए, 3 माइनस 4 लेना है तो फाइनली पॉजिटिव में ही है, ठीक है ना, इनटू समय का अंतर। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, समय का अंतर यहाँ 5 मिनट देरी से पहुंचता है, दूसरा बार में क्या है 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो समय का अंतर यहाँ पर कभी भी मत कर देना मेरे भाई 0, ठीक है ना। समय का अंतर 10 होगा, ठीक है ना, यहाँ पर समय का अंतर जो है वो 10 होगा। यदि 5 मिनट देरी से यहाँ पहुंचता है, यहाँ भी बोलता कि
10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो फिर सेम है ना देरी, तो यहाँ पर समय का अंतर घट जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ दोनों अलग है, एक बार देरी से पहुंचता है, एक बार पहले पहुंच जाता, तो इसका अंतर जो है दोनों जुट जाएगा, ठीक है ना। तो ये समय का अंतर 10 हो जाएगा बटे 60 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना, तो ये 1 हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 6 बार में, ये हो जाएगा 4 बार 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए 2 मीटर में भी डिस्टेंस है, तो ये तो होगा ही नहीं, 2 किलोमीटर होगा, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं जो बोला हूँ वो अपने नोटबुक में लिख लीजिए, बहुत ही काम देगा, ठीक है ना। और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब अपने आप में खास है, ठीक है ना। तो मैं कोई फालतू क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में आपको सीखने को मिल रहा है, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक बार और आप लोगों को याद दिला दें कि जो भी भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और संभव हो सके तो मेरे भाई शेयर कर देना स्टडी ग्रुप में, ठीक। देखिए बोल रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसे कि AB बराबर जो है AC दिया है, और एंगल ABC बराबर 55 डिग्री, और AD जो है आधार BC की माध्यिका है, यानी मीडियन है। तो आपसे पूछ रहा है एंगल BAD की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक त्रिभुज है मेरे भाई ABC है, ठीक है ना, ABC नाम दे देते हैं, AB और C, ठीक। AB बराबर AC बोल रहा है, यानी ये बराबर ये है, ठीक है ना। और एंगल ABC का मान जो है 55 डिग्री, एंगल ABC का मान मेरे भाई ये 55 डिग्री दिया हुआ, ठीक है ना। और बोल रहा है कि AD आधार जो है BC की माध्यिका है, यानी आधार जो BC की माध्यिका AD है, ठीक है ना, ये AD। अब आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि जो समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका जो होता है ना सामने वाली भुजा पर, यानी और समान भुजाओं पर जो माध्यिका हम खींचते हैं, वो उस और समान भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है ना। 2 बराबर भागों में बांटती है मेरे भाई, और ये जो बांटती है मेरे भाई, और ये 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, यानी परपेंडिकुलर होता है समझिए, और 2 बराबर भागों में बांटती भी है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि BAD का माप क्या होगा, ये एंगल आपसे पूछ रहा है मेरे भाई। तो ये एंगल नहीं निकलेगा आपसे, आराम से निकलेगा। देखिए ये 90 डिग्री है मेरे भाई, और ये 55 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है ना, 35 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल BAD का माप क्या हो जाएगा, एंगल BAD बराबर मेरे भाई वो 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में हम क्या सीखे मेरे दोस्त, कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसके असमान भुजा पर जो माध्यिका हम डालते हैं ना, तो माध्यिका जो होता है मेरे भाई उस असमान भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और ये बांटने के साथ साथ 90 डिग्री भी होता है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बहुत ही ईजी तरीके से कर लिए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों आज के क्लास में जितना भी क्वेश्चन बताएं सभी के सभी समझ आया होगा मेरे भाई, और मेरे ये अथक मेहनत के से आप लोगों को थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है मेरे भाई, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 को लेकर आएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 25 तक डिस्कस करेंगे, और टोटल जो है सेट 16 जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज के क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहा होगा, और जो भी आपको ट्रिक बताएं, जो भी चीज़ आपको बोले नोट्स कर लीजिए नोटबुक में अपने, तो वो नोट कर लिए होंगे, उसके बाद इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो हमारे साथ बने रहिए मेरे भाई, फिर आएंगे नेक्स्ट क्लास में एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट लेकर, क्वेश्चन लेकर, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।